सोफिया आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। कमरा आला पैमाने पर आरास्ता था और वो एक आरामदेह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने उठना चाहा मगर उठ न सकी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही न रह गई हो। जहन काम नहीं कर रहा था। उस पर दोबारा गुनूदगी तारी हो गई और फिर दूसरी बार जब उसकी आंख खुली तो दीवार से लगा हुआ क्लॉक 8 बजा रहा था और सरहाने रखा हुआ टेबल लैंप रोशन था। इस मर्तबा वो पहली ही कोशिश में उठ बैठी। थोड़ी देर सर पकड़े बैठी रही, फिर खड़ी हो गई, लेकिन इस शिद्दत से चक्कर आया कि उसे संभलने के लिए मेज का कोना पकड़ना पड़ा। सामने का दरवाजा खुला हुआ था। वो बाहर जाने का इरादा कर ही रही थी कि एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने बड़े अदब से कहा, आपको कर्नल साहब याद फरमा रहे हैं। सोफिया ने मुतहय्यराना लहजे में पूछा, क्या डैडी? वो बोला, जी हाँ। नक्काहत के बावजूद भी सोफिया की रफ्तार काफी तेज थी और उस आदमी के अंदाज से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो महज उसकी वजह से जल्दी जल्दी कदम उठा रहा हो। वो कई राहदारियों से गुजरते हुए एक बड़े कमरे में आए और फिर वहां सोफिया ने जो कुछ भी देखा वो उसे नीम जान कर देने के लिए काफी था। उसने कर्नल जरगाम को देखा जो एक कुर्सी से बंधा हुआ था और उसके गिर्द 4 आदमी खड़े थे, उसे कहर आलूद नजरों से घूर रहे थे। दफतन कर्नल चीख पड़ा, तुम? साथ ही उसने उठने की कोशिश की लेकिन हिल भी न सका। बंदिश बहुत मजबूत थी। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। अचानक एक भारी जबड़ों वाला आदमी बोला, कर्नल तुम ली जूका से टकराने की कोशिश कर रहे हो। ली जूका जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा। कर्नल कुछ न बोला। उसकी आंखें सोफिया के चेहरे से हटकर नीचे झुक गई थी। भारी जबड़ों वाला फिर बोला, अगर तुमने कागजात वापस न किए तो तुम्हारी आंखों के सामने इस लड़की की बोटियां काटी जाएंगी, एक एक बोटी। क्या तुम इसके तड़पने का मंजर देख सकोगे? कर्नल बेसाख्ता चीखा, नहीं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट आई थीं। सोफिया खड़ी कांपती रही। उसका सर दोबारा चकराने लगा। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कमरे की रोशनी पर गुबार की तहें चढ़ती चली जा रही हूं। और फिर उस शख्स ने जो उसके साथ आया था आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। वो फिर बेहोश हो चुकी थी। भारी जबड़ों वाले ने कहा, इसे आराम कुर्सी में डाल दो। फिर कर्नल से बोला, अगर तुम्हें अब भी होश ना आए तो इसे तुम्हारी बदबख्ती ही समझना चाहिए। कर्नल उसे घूरता रहा, फिर अपना ऊपरी होंठ भींच कर बोला, उड़ा दो इसकी बोटियां। मैं कर्नल जरगाम हूं, समझे? तुम्हें कागजात का साया तक नसीब नहीं होगा। भारी जबड़ों वाले ने कहा लगाया। बोला, कर्नल तुम लीजुका की कुव्वतों से वाकिफ होने के बावजूद बच्चों की सी बातें कर रहे हो। लीजुका की कुव्वत ने तुम्हें कहां से खोद निकाला? वैसे तुम ऐसी जगह पर छुपे थे जहां फरिश्ते भी पर नहीं मार सकते। वो लीजुका ही की कुव्वत थी जो दिन दहाड़े तुम्हारी लड़की को यहाँ उठा लाई। मैं कहता हूँ आखिर वो कागजात तुम्हारे किस काम के हैं? यकीन जानो तुम उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकते। वैसे तुम अक्लमंद जरूर हो कि तुमने अभी तक वो कागजात पुलिस के हवाले नहीं किए। मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो? कर्नल गुर्राया, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। तुम्हारा जो दिल चाहे कर लो। भारी जबड़े वाले ने अपने एक आदमी को इशारा करते हुए कहा, अच्छा इस लड़की के पैर का अंगूठा काट दो। उस आदमी ने मेज पर से एक चमकदार कुल्हाड़ी उठाई और बेहोश सोफिया की तरफ बढ़ा। अचानक एक गरजदार आवाज सुनाई दी, ठहरो, लीजुका आ गया। साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ और सामने वाली दीवार पर आंखों को खीरा कर देने वाली चमक दिखाई दी। सारा कमरा धुएं से भर गया। सफेद रंग का गहरा धुआं जिसमें एक बालिश्त के फासले की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। धड़ाधड़ फर्नीचर उलटने लगा। कर्नल जरगाम की भी कुर्सी उलट गई, लेकिन उसे इतना होश था कि उसने अपना सर फर्श से न लगने दिया। कमरे के दूसरे लोग नींद से चौंके हुए कुत्तों की तरह शोर मचा रहे थे। अचानक कर्नल कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। कोई उसका हाथ पकड़े हुए उसे एक तरफ खींच रहा था। कर्नल धुएं की घुटन की वजह से कुछ इस दर्जे बदहवास हो रहा था कि वो उस नामालूम आदमी के साथ खिंचता चला गया और फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद को ताजा हवा में महसूस किया। उसके सर पर खुला हुआ और तारों भरा आसमान था। उसने अंधेरे में उस आदमी को पहचानने की कोशिश की जो उसका हाथ पकड़े हुए तेजी से नशेब में उतर रहा था। उसने अपने कंधे पर किसी को लाद रखा था, उसके बावजूद भी उसके कदम बड़ी तेजी से उठ रहे थे। कर्नल ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? जवाब मिला, अली इमरान, MSc PhD। कर्नल बोला, इमरान? इमरान ने कहा, चुपचाप चले आइए। वो जल्दी ही चट्टानों में एक महफूज जगह पर पहुंच गए। ये चट्टानें कुछ इस किस्म की थीं कि उनमें घंटों तलाश करने वालों को चक्कर दिए जा सकते थे। इमरान ने बेहोश सोफिया को कांधे से उतारकर एक पत्थर पर लेटा दिया। कर्नल ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? इमरान ने अपनी जेबें टटोलते हुए कहा, जरा एक च्युइंगम खाऊंगा। कर्नल घबराए हुए लहजे में बोला, अजीब आदमी हो। अरे वो इमारत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इमरान बोला, इसीलिए तो मैं रुक गया हूँ।
लगे हाथों ये तमाशा भी देख लूं, क्या यहाँ से फायर स्टेशन नजदीक है? कर्नल ने पूछा, क्या वहां आग लग गई है? इमरान बोला, जी नहीं, खामखा बात का बतंगड़ बनेगा, वो तो सिर्फ धुएं का एक मामूली सा बम था, जरा देखिएगा धुएं का बादल। कर्नल ने इमारत की तरफ नजर डाली, उसके बालाई हिस्से पर धुएं का कसीफ सा बादल मंडला रहा था। कर्नल बोला, क्या वो बम तुमने? इमरान अपना मुंह पीटता हुआ बोला, अरे तौबा तौबा, ला हौला वला, मैं तो उसे टूथपेस्ट का ट्यूब समझे हुए था, मगर मुझे उन बेचारों पर तरस आता है क्योंकि इमारत से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। मुझे पिछली रात ख्वाब में बशारत हुई थी कि कयामत के करीब ऐसा जरूर होगा। कर्नल दबे हुए जोश के साथ बोला, इमरान खुदा की कसम तुम हीरे हो। इमरान ने कहा, ओहो ऐसा न कहिए, वरना कस्टम वाले ड्यूटी वसूल कर लेंगे। फिर बोला, लेकिन आप यहाँ कैसे आ फंसे? कर्नल बोला, मैं ऐसी जगह छुपा था इमरान कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन उन्होंने मुझे एक ताउन ज़दा चूहे की तरह बाहर निकाल लिया। इमरान ने पूछा, गैस? कर्नल बोला, हाँ, मैं एक गार में था, उन्होंने बाहर से गैस डालकर मुझे निकलने पर मजबूर कर दिया, लेकिन सोफिया यहाँ कैसे पहुंची? इमरान हाथ उठाकर बोला, ठहरिए, वो शायद दूर कोई आवाज सुनने लगा था। फिर उसने जल्दी से कहा, इसके मुताल्लिक फिर कभी बताऊंगा, उठिए, गाड़ियां आ रही हैं। उसने फिर सोफिया को उठाना चाहा, लेकिन कर्नल ने रोक दिया। वो उसे गोद में उठाकर इमरान के पीछे चलने लगा। उतराई बहुत मखदूश थी, लेकिन फिर भी वो संभल संभल कर नीचे उतरते रहे। फिर उन्हें पतली सी बल खाती हुई सड़क नजर आई। मतला अबरालूद न होने की बिना पर तारों की छांव में सड़क साफ दिखाई दे रही थी। अचानक नीचे से सुर्ख रंग की रोशनी की एक शुआ आकर चट्टानों में फैल गई। कर्नल के मुंह से अजीब सी आवाज निकली। इमरान ने कहा, ओहो फिक्र न कीजिए, पुलिस है। फिर जल्द ही 5-6 आदमी उनकी मदद के लिए ऊपर चढ़ाए। इनमें इंस्पेक्टर खालिद भी था। उसने इमरान से कहा, उस इमारत में तो आग लग गई है। इमरान बोला, इन लोगों को भिजवाने का इंतजाम करो और तुम मेरे साथ आओ, सिर्फ 10 आदमी काफी होंगे। फिर उसने कर्नल से कहा, आप बहुत कमजोर हो गए हैं, इसलिए इस वक्त पुलिस को कोई बयान न दीजिएगा। खालिद भिन्ना कर बोला, क्या मतलब? इमरान बोला, कुछ नहीं प्यारे, तुम मेरे साथ आओ, आदमियों को भी लाओ। खालिद बोला, सब वहीं मौजूद हैं। कर्नल और सोफिया नीचे पहुंचाए जा चुके थे। इमरान खालिद के साथ फिर उस इमारत की तरफ बढ़ा जिसकी खिड़कियों से गहरा धुआं निकलकर फजा में बलखा रहा था। इमारत के गिर्द काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। खालिद के आदमी जल्द ही आ मिले और इमरान उन्हें साथ लेकर अंदर घुसता चला गया। बाहर के सारे दरवाजे मैंने पहले ही बंद कर दिए थे, इसलिए इमारत के लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और बाहर वालों की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इमारत में कदम रख सकते। इमारत में कुछ कमरे ऐसे भी थे जहां अभी तक धुआं गहरा नहीं हुआ था। ऐसे कमरों में से एक में उन्हें 5-6 आदमी मिल गए। वो सब पसीने में नहाए हुए बुरी तरह हाँप रहे थे। इमरान ने पहुंचते ही ललकारा, क्या बात है? उसे देखकर उन सब की हालत और ज्यादा अबतर हो गई। इमरान फिर गर्जा, बोलते क्यों नहीं? उनमें से कोई कुछ न बोला। इमरान ने खालिद से कहा, ये शिफ्टन के आदमी हैं, धुएं के बम बना रहे थे, एक बम फट गया। भारी जबड़ों वाले ने चीख कर कहा, बकवास है। खालिद गर्दन झटक कर बोला, खैर परवाह नहीं है, मैं तुम्हें हब्से बेजा के इल्जाम में हिरासत में लेता हूँ। भारी जबड़ों वाला मुस्कुरा कर बोला, ये भी एक फजूल सी बात होगी, हमने किसी को भी हब्से बेजा में नहीं रखा। इमरान हिमाकत आमेज अंदाज में दीदे फिराकर बोला, हाँ खालिद साहब, इससे काम नहीं चलेगा। हब्से बेजा का सबूत तो शायद यहाँ से उड़ चुका है। नहीं, ये लोग बम बना रहे थे। इमरान ने अपने आदमियों की तरफ मुड़कर कहा, हथकड़ियां लगा दो। भारी जबड़े वाला झल्ला कर बोला, देखो मुसीबत में फंस जाओगे तुम लोग। खालिद ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, फिक्र न करो, चुपचाप हथकड़ियां लगवा लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जरा फौजी किस्म का आदमी हूँ। उन सब की हथकड़ियां लग गईं। जब वो पुलिस की गाड़ी में बिठाए जा चुके थे तो खालिद ने इमरान से कहा, अब बताइए क्या चार्ज लगाया जाए इनके खिलाफ। इमरान बोला, बम साजी। कुर्ब जवार के लोगों ने धमाका जरूर सुना होगा। 10-12 सेर गंधक और 2-1 जार तेजाब के इमारत से बरामद कर लो, समझे? बस इतना ही काफी है। खालिद ने पूछा, और वो शिफ्टन वाला मामला? इमरान ने कहा, फिलहाल तुम्हारे फरिश्ते भी इसके लिए सबूत नहीं मुहैया कर सकते। अच्छा मैं चला, कम से कम इनकी जमानत तो होने ही न देना। दूसरी सुबह कर्नल जरगाम की कोठी के कंपाउंड में महकमा सुराग रसानी के डीएस की कार खड़ी दिखाई दी। वो अंदर कर्नल का बयान ले रहा था। इमरान ने रात ही कर्नल को अच्छी तरह पक्का कर लिया था और उस वक्त कर्नल ने वही सब कुछ दोहरा दिया जो उसे इमरान ने बताया था। उसने डीएस को बताया कि उसे भी पुरस्कार शिफ्टन का खत मौसूल हुआ था और वो महज उसी के खौफ से रूपोश हो गया था। फिर उसने डीएस की जिराह का जवाब देते हुए बताया कि वो इससे कबल भी एक बार शिफ्टन का शिकार हो चुका है और उस मौके पर उसे 50,000 रुपयों से हाथ धोने पड़े थे, लेकिन उसे आज तक ये नामालूम हो सका कि शिफ्टन किसी तन्हा फर्द का नाम है या किसी गिरोह का।
बहरहाल कर्नल ने लीजू का और उसके मामलात की हवा भी नहीं लगने दी। पिछली रात के वाकयात के मुतालिक उसने बता दिया कि शिफ्टन के आदमी उस पर और उसकी लड़की पर तशद्दुद करके 1 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे थे कि अचानक इमारत में धमाका हुआ। शिफ्टन के आदमी बदहवास हुए। इस तरह उन्हें निकल आने का मौका मिल गया और चूंकि उसका सेक्रेटरी इमरान पहले ही से सोफिया की तलाश में उधर के चक्कर काट रहा था, इसलिए उसने फौरन ही मदद की। पता नहीं डीएस इस बयान से मुतमईन हुआ भी या नहीं। बहरहाल फिर वो ज्यादा देर तक वहां न ठहरा। सोफिया अभी तक खौफजदा थी। उसने इमरान से पूछा, इमरान साहब अब क्या होगा? इमरान ने कहा, अब गाना नाचना सभी कुछ होगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। सोफिया बोली, क्या आपने सचमुच बम फेंका था? इमरान अपना मुंह पीट कर बोला, अरे तौबा तौबा, ऐसी बातें जबान से ना निकाली है, वरना मेरी मम्मी मुझे घर से निकाल देंगी। सोफिया फिर कुछ कहने वाली थी कि कर्नल ने अपने कमरे से इमरान को आवाज दी। इमरान सोफिया को वहीं छोड़कर कर्नल के कमरे में चला गया। कर्नल तन्हा था। उसने इमरान के दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कर्नल ने मेज की तरफ इशारा किया, उधर देखो, वहां एक बड़ा सा खंजर पड़ा हुआ था। इमरान मुस्कुराकर बोला, गालिबन लीजुका की तरफ से धमकी। कर्नल ने उसके कांधे पर हाथ रखकर कांपती हुई आवाज में कहा, खुदा की कसम तुम बड़े ज़हीन हो। हाँ, लीजुका की तरफ से एक खुला खत और वो खंजर इस कमरे में। मुझे हैरत है कि इन्हें कौन लाया है। इमरान ने आगे बढ़कर खत मेज से उठा लिया। मेज के मजमून के नीचे लीजू का तहरीर था। इमरान बुलंद आवाज में खत पढ़ने लगा। कर्नल जरगाम, तुम्हें सिर्फ एक मौका और दिया जाता है, अब भी सोच लो, वरना तुम्हारा एक भतीजा कल शाम तक कत्ल कर दिया जाएगा। खा तुम उसे कहीं छुपा दो, इस पर भी तुम्हें होश ना आया तो फिर अपनी लड़की की लाश देखोगे। अगर तुम कागजात वापस करने पर तैयार हो तो आज शाम को 5 बजे एक गैस भरा हुआ सुर्ख रंग का गुबार अपनी कोठी के कंपाउंड से उड़ा देना। खत खत्म करके इमरान कर्नल की तरफ देखने लगा। कर्नल ने कहा, कर्नल डिक्सन मुझसे सही वाकया सुनना चाहता है। उसे शिफ्टन वाली दास्तान पर यकीन नहीं आया। समझ में नहीं आता कि शिफ्टन कौन है और कहां से आन टपका। इमरान मुस्कुरा कर बोला, शिफ्टन कुछ भी नहीं है, उसे लीजुका की महज एक मामूली सी चाल कह लीजिए। उसने ये हरकत इसलिए की है कि आप पुलिस की मदद ना हासिल कर सकें। जरा इस तरह सोचिए, शहर के सारे सरबरावरदा लोग पुलिस से किसी शिफ्टन की शिकायत कर रहे हैं। अचानक आप भी पुलिस की मदद तलब करते हैं और आप लीजुका की दास्तान सुनाते हैं। नतीजा जाहिर है, पुलिस शिफ्टन और लीजुका दोनों को बकवास समझेगी। इससे आप मदद की बजाय यही जवाब पाएंगे कि शहर के किसी शरीर आदमी ने लोगों को परेशान करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया है। क्यों, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? कर्नल कुछ सोचता हुआ बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मगर अब मेरी अकल जवाब दे रही है। समझ में नहीं आता कि डिक्सन से क्या कहूँ। हम दोनों 16 साल तक हम निवाला और हम प्याला रहे हैं। हमारे दरमियान में कभी कोई राज नहीं रहा। इमरान बोला, मेरा ख्याल है कि अब आप सब कुछ उसे बता दीजिए और हम सब एक जगह बैठकर आपस में मशवरा कर लें। घर भर को इकट्ठा कर लीजिए। कर्नल बोला, इससे क्या होगा? इमरान ने कहा, हो सकता है हम में से कोई एक माकूल तदबीर सोचे। कर्नल अपनी पेशानी रगड़ता हुआ बोला, फिर सोचता हूं कि क्यों ना वो कागजात पुलिस के हवाले कर दूं। इमरान बोला, इस सूरत में आप लीजुका के इंतकाम से न बच सकेंगे। कर्नल ने कहा, यही सोच कर तो रह जाता हूं, लेकिन इमरान बेटे, यकीन है कि कागजात वापस कर देने के बाद भी मैं बच न सकूंगा। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला, न सिर्फ आप बल्कि वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे जो इस वक्त आपका साथ दे रहे हैं। कर्नल बोला, फिर मैं क्या करूं? इमरान बोला, जो कुछ मैं कहूं वो कीजिएगा। कर्नल बोला, करूंगा। इमरान ने कहा, तो बस अब खामोशी इख्तियार कीजिए। मैं नौकरों के अलावा घर के सारे अफराद को यकजा करके उनसे मशवरा करूंगा। वैसे अगर इस दौरान में अगर आप चाहें तो वो फिल्मी गीत गा सकते हैं। क्या बोलते उसके? हाँ, दिल लेके चले तो नहीं जाओगे, ओ राजा जी, ओ राजा जी। कर्नल ने झल्ला कर कहा, क्या बेहूदगी है। फिर यक बजक हंसने लगा।